नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी जो एलटी की जो प्रिपरेशन चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे हो। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आज आप लोगों के सामने एलटी का फर्स्ट पेपर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने लेके उपस्थित हुआ हूं, जो आपके आगामी एलटी की जो प्रतियोगिता परीक्षा होने जा रही है उसमें निश्चित रूप से इस श्रृंखला से क्वेश्चन बनेंगे। आइए शुरुआत करते हैं शिक्षण अभिवृत्ति और शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस श्रृंखला का पहला प्रश्न आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। यह कह रहा है कि कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करोगे, कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या स्ट्रेटजी करोगे। देखिए, इसमें पहला है, आप क्या करोगे, छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे या बच्चों को कहानियां सुनाओगे, या फिर सी आपका जो है भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे। और अगर आप देखोगे जो चौथा डी नंबर का है वो कह रहा है कक्षा में जोर से बोलोगे। तो इसमें क्या करेंगे आप, देखिए आप क्या करेंगे, कक्षा में क्या करेंगे, छात्रों में जिज्ञासा का विकास करेंगे जिससे कि वो आत्मनिर्भर हो सकते हैं, किसी चीज को समझने में उनकी रुचि और प्रबल हो सके, वो जिज्ञासु बन सके। तो ये मेन कार्य आप करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसी कड़ी का दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकसित हो हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में, देखिए जब हम कहते हैं कि किसी बच्चे का सृजनात्मक तौर पर अगर उसका चिंतन के तौर पर अगर उसका पूर्ण रूप से विकास करने की अगर हम बात करें, उसको सर्वांगीण विकास करने की अगर हम बात करें, तो शिक्षक को कक्षा में क्या करना चाहिए, उन्मुक्त वातावरण रखें या छात्रों को नियंत्रित रखें, या फिर उन्हें परस्पर परंपराओं से ना हटने दें, या कदम कदम पर उनकी सही दिशा प्रदान करें, उन्हें कदम कदम पर क्या करें, सही दिशा प्रदान करें। तो इसका जो सही उत्तर है, तो हम जब छात्रों में कक्ष में अगर वह सृजनात्मक चिंतन का विकास के लिए शिक्षक क्या करेगा, कदम कदम पर उन्हें सही दिशा प्रदान करेगा कि जो बच्चा गलत दिशा की तरफ बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं शिक्षक का निजी दायित्व बनता है कि उनको कदम कदम पर क्या करे, सही दिशा वो दिखाए और सही मार्गों को प्रशस्त करने की भरपूर एक कोशिश करे। ठीक है, आइए इसी कड़ी का तीसरे नंबर के प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है उसे भी हम देखते हैं। ये क्या कर रहा है, आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे। जिन्हें भी बच्चे अभी ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है, वो बच्चे इसका तुरंत आंसर दे सकते हैं मेरे आंसर देने से पूर्व। ठीक है, ये बहुत आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन ऐसे ही है, मगर जिस समय आप परीक्षा हॉल में इन क्वेश्चन को करेंगे तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, या कहें उस समय कन्फ्यूजन की स्थिति होती है। तो यहाँ पर जो प्रश्न चाहे गलत ही सही आंसर अवश्य दें। ठीक है, देखिए आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावनाओं विकसित करने के लिए क्या करेंगे, तो उनमें उससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करोगे। ठीक है, जो छात्रों में जो भावनाओं के विकसित करने के लिए या तो हम उनसे संबंधित क्या करेंगे, उदाहरणों को उसको समझाएंगे, या फिर सभी शिक्षक मिलजुल कर क्या करेंगे, कार्य करेंगे, या फिर आप देख पा रहे होंगे सी आपके विद्यालय में पाठ्य सामग्री क्रियाओं का क्या करेंगे, आयोजन करेंगे। और जो चौथा है आपका मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे। तो इसमें क्या करना चाहिए, देखिए इसमें जो सही उत्तर है आप लोगों ने शायद दे लिया होगा उत्तर, तो अगर जिन बच्चों का ये उत्तर है तो वो सही है। देखिए इसमें क्या करेंगे, इससे संबंधित हम क्या करेंगे, बच्चों में कहीं ना कहीं उनको उदाहरण देकर वो चीज़ें प्रस्तुत करेंगे कि उनको भावनाएं कैसे उसके अंदर विकसित हो सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर चौथा नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो। चौथा नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, छात्रों के निम्नलिखित में से किस गुण को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। देखिए छात्रों के गुणों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ऐसा कौन सा गुण है जो उसका महत्वपूर्ण, उन गुणों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण हम मानते हैं। देखिए स्वतंत्र रूप से वो विचार करना, ठीक है, विनयशीलता उसके अंदर होनी चाहिए, आज्ञाकारिता होनी चाहिए, या
परिश्रमी वो होना चाहिए, तो उसका क्या होना चाहिए? देखिए, छात्र के अंदर हमेशा जो चीज़ गुण को विकसित होना चाहिए वो स्वतंत्र रूप से क्या होना, विचार करना उसको आना चाहिए। वो बेबाक तरीके से अपनी बातों को रख सके, कोई बेझिझक होकर किन चीज़ों को पूछ सके, ठीक है, ये चीज़ उसके अंतर्गत होनी चाहिए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगले प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कह रहा है कि देखिए, वो 101 से हमने श्रृंखला 201 से श्रृंखला प्रारंभ की थी, याद रखिएगा। उससे पूर्व के क्वेश्चन मैंने इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए उस कंडीशन में? तो क्या करना है, जैसे बच्चों को हम क्या करते हैं, स्वच्छता के प्रति कहते हैं बहुत जागरूक करते हैं, उसके बावजूद भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्वच्छता का ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए उस कंडीशन में, ये आपको बताना है। देखिए, उस कंडीशन में अध्यापक को जो कार्य सर्वप्रथम करना चाहिए, क्या छात्रों को दंड देना चाहिए कि आपने स्वच्छता नहीं रखी, या फिर उनके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि आपके बच्चों स्वच्छता के प्रति बहुत ज़्यादा लापरवाह है, या फिर ये जो स्वच्छता का ध्यान नहीं रखने के पीछे उनका कारण को हम पता करेंगे, क्यों नहीं कर पा रहा है छात्र, तो या फिर डी आपका दिखा अन्य छात्रों के समक्ष उसे शर्मिंदा करेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे? तो बेसिकली अगर आप देखोगे, ठीक है, शायद आपको इसका आंसर अटपटा लग सकता है कि थोड़ा सा हम उसको समझाने के लिए, तो छात्र क्या करना चाहिए, छात्रों को कहीं ना कहीं दंड देना चाहिए, ठीक है। अब बहुत से बच्चे इसका जो आंसर सोच रहे होंगे वो कारण का पता करेंगे। देखिए, आप कारण का पता कर भी लोगे, फिर भी अगले दिन बच्चा उसी प्रकार से स्कूल में आएगा, आप समझाओगे उसी प्रकार से आएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप उसको थोड़ा सख्त लहजे में या थोड़ा सा उसको दंडित करोगे, तो उसके अंदर भय पैदा होगा कि मैं इस तरीके से स्कूल में जाऊंगा तो कहीं ना कहीं जो टीचर है वो मुझे डांटेगा, तो कहीं ना कहीं वो अपनी स्वच्छता का ध्यान रखेगा। तो इसका जो सही उत्तर है ए, छात्रों को दंडित कर दें, ठीक है। अब देखिए 206 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये क्या कह रहा है, आप कह रहा है कि जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें, देखिए बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जब टीचर पढ़ाता है तो उसके पश्चात क्या करते हैं, बच्चे निरंतर क्वेश्चन करते रहते हैं अपने, जब तक उनके जो क्वेश्चनों की जो शंका है वो परिपूर्ण तरीके से सॉल्व नहीं हो जाती। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं तो दंडित किया जाना चाहिए, या उन्हें कक्षा के वाद विवाद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। या फिर कहें प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढने के लिए उनको प्रोत्साहित करोगे। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे छात्र के लिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो हम करेंगे, तो उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए क्या करेंगे, हतोत्साहित या प्रोत्साहित उनको, ठीक है, उनको हम हमेशा इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करेंगे भैया कि भैया तुम लगातार क्वेश्चन करते रहो, हम आपके आंसर तत्काल उनको देंगे, ठीक है। ये चीज़ होना चाहिए। अब 7वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो 207 नंबर का, ये शिक्षक छात्र के लिए, जो शिक्षक होता है वो छात्र के लिए क्या होता है, वो पिता की स्थिति में होता है, या फिर मित्र की हैसियत की स्थिति में होता है, या फिर माता की स्थिति में होता है, या सभी। तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए आपके दृष्टिकोण से? तो बहुत से अभ्यर्थी इस प्रश्न का उत्तर शायद कंफ्यूज हो सकते हैं और सभी लोग शायद डी की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो आपको मैं अवगत करा दूं, इसका जो सही उत्तर है वो मित्र व हितैषी की स्थिति में वो होना चाहिए। एक मित्र के तौर पे उसके भले के बारे में सोचने के लिए हमेशा शिक्षक ऐसा होना चाहिए। तो ये जो शिक्षक होता है वो छात्र के लिए इस प्रकार से मानसिकता रखना, वो मित्रता के रूप में भी होना चाहिए, वो कभी कोई दुख तकलीफ में हो उसके हितैषी के रूप में वो हमेशा सजग होना चाहिए, ठीक है। देखिए, जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं तो इसी प्रकार के क्या पता है जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो उसमें से हमें पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर इन प्रश्नों को उत्तरों को समझना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा। अब
यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि भैया पिता की स्थिति में, अगर पिता के दृष्टिकोण से देखा तो बच्चा उसको मुंह नहीं लगाएगा, और अगर माता की स्थिति में देखा तो भी वो उस चीज़ पे टीचर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देगा या टीचर की उतनी वैल्यू नहीं रख समझेगा। तो कहीं ना कहीं मित्र की और जो हितैषी के रूप में उसको समझना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। तो इसी प्रकार की वीडियो में आपके जब तक एलटी का पेपर नहीं होता है, इसी प्रकार के एमसीक्यूज मैं आपके सामने लेते हुए। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। 208 नंबर का प्रश्न है। तो ये क्या कह रहा है, देखिए छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है। ठीक है, जो छात्र हैं उनको अपनी मातृभाषा से संबंधित चीज़ों को प्रोत्साहित करने के लिए, अपनी भाषा मातृ ज्ञान को वृद्धि करने के लिए उसमें क्या सुझाव होने चाहिए। घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करें, केवल मातृभाषा की पुस्तकों का आप क्या करें, अध्ययन करें, या फिर मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का भी प्रयोग ना करें। देखिए जब हम मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम अन्य भाषाओं का भी क्या करें, प्रयोग ना करें। इस कंडीशन में तो क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर क्या करें, उपरोक्त सभी सुझाव आवश्यक हैं। देखिए फिर से इस प्रश्न में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है। तो बहुत से लोग, मैं कह रहा हूँ फिर से कि उपरोक्त सभी सुझाव आवश्यक है, तो इस प्रकार से आप कह रहे होंगे। मगर अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड के दृष्टिकोण से देखें, प्रश्नों की श्रृंखला इसी प्रकार से बनती है। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे जो इसका जो सही उत्तर दिया है, ठीक है, वो जो दिया हुआ है वो आपकी मातृभाषा के प्रयोग के बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग ना करें। ठीक है, ये महत्वपूर्ण। जब आप अपनी निजी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उस समय क्या करें, किसी भी अन्य भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि आपका जो कॉन्सेंट्रेट रहेगा वो सिर्फ आपकी जो मातृभाषा है उसमें ही कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। अगर बीच में कोई अन्य भाषा का हम प्रयोग करते हैं तो जो आपकी मातृभाषा है, तो आपकी मातृभाषा का जो संपूर्ण जो कॉन्सेंट्रेट आपने बनाए रखा है कहीं ना कहीं वो उसमें अवरुद्ध पैदा हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब आप मातृभाषा के प्रयोग करते हैं तो उसके बीच में किसी भी अन्य प्रकार का भाषा का प्रयोग कदापि ना करें। ठीक है, अब देखिए 290 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षक वह गुण है जो उसे अन्य व्यवसायों से अलग करता है। देखिए शिक्षक का कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो वो अन्य जितने भी व्यवसाय होते हैं उन व्यवसायों में से अगर हम कहें तो टीचर का व्यवसाय एक हट के होता है, एक अलग से उसका दर्पण होता है। तो ये किस प्रकार से होता है, क्योंकि पहला है आपके सामने कर्म निष्ठा वाला होता है। ठीक है, या फिर भाषण देने में निपुणता, तो अध्ययनशीलता, या फिर ये सभी। तो जो शिक्षक है उसका हमने अन्य व्यवसाय से अलग क्यों रखा है, क्योंकि वो कर्मठ होता है। ठीक है, उसके अंदर कर्मठता ये होती है, तो किसी चीज़ के लिए वो कटिबद्ध या कहें सजग तौर पे अपने छात्रों के प्रति वो रहता है। ठीक है, अब 210वें नंबर का प्रश्न को हम देखते हैं। तो 210 के नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है, क्यों, इसको देखिएगा। मेरे आंसर देने से पहले आप कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर दे दीजिए, क्योंकि उससे ये पता चल जाएगा कि आप उस क्वेश्चन का आंसर सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप जब मैं क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ तब जाके आप उस चीज़ को दे रहे हो तो ये सही नहीं है। तो जो भी बच्चा देख रहा है तो इतना तो कर ही सकते हैं अपने ज्ञान का आकलन करने के लिए। ठीक है, मुझे तो आप कुछ नहीं दे रहे हैं, तो जितना भी फायदा होगा आपके होगा। आपकी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं एलटी के पेपर में, मैं दुआ करूंगा कि आप एक टीचर के रूप में काबिज हो, तो आप अपने जीवन को अच्छी तरीके से निर्वाह कर सकें। ठीक है, तो अब हम 210वें नंबर का प्रश्न की बात करें, किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है तो उसके लिए क्या किया जाए। ए है विषय वस्तु की ओर गहराई से जानने के लिए, या बी है आपके जो ग्राहक के दोषों का पता लगाने के लिए। ठीक है, सी है आपका तो प्रेषण के दोषों का पता लगाने के लिए, या फिर आपका डी है प्रतिक्रिया में आवश्यकता संशोधन करने के लिए। तो इसका क्या सही उत्तर हो सकता है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, बताइए जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। चलिए इसका सही आंसर खोजते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है, विषय वस्तु की ओर और गहराई से जानने के लिए। इस प्रकार से क्या होना चाहिए, आपकी जो प्रतिपुष्टि का प्रयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है 211 नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है कि छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावनाओं के विकास के लिए
क्या करना चाहिए। जो छात्र हैं, छात्रों के अंदर बेसिकली याद रखिएगा, उनके अंदर जो बड़े लोग हैं, उनसे जो बड़े हैं, उनका आदर की भाव कैसे विकास करें, वो आदर दें बड़ों का, ठीक है, उसको ना नकारें। तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, तो कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए। अभिभावकों को यह जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए या आदर भाव के महत्व को बताना चाहिए। शिक्षक स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना उसे चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, आप मुझे आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए सभी लोग इसका उत्तर तुरंत दें। मुझे जहाँ तक लगता है सभी लोग डी की तरफ अग्रसर हो रहे होंगे, मगर यही तो इसकी विडंबना है कि जो हम सोचते हैं उसके विपरीत टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं वो उसके विपरीत होते हैं, ठीक है। तो यही चीज को आपने क्या है, भांपना है, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं तो छात्रों में बड़ों के प्रति आदर का भाव विकसित करने के लिए आप क्या करोगे, उन्हें कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए। उनको उदाहरण देके समझाना चाहिए कि भैया जब आपके जो पिताजी हैं, आपके पिताजी आप अपने से बड़ों को सम्मान देते हैं, जब मैं एक टीचर होने के बाद जो अपने अधीनस्थ जो जितने भी बड़े लोग उनको आदर देता हूं, तो आपका निजी कर्तव्य बनता है कि आप अपनों को से बड़ों को कहीं ना कहीं आदर के भाव उसके अंदर विकसित करना चाहिए। तो इस प्रकार का भाव कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं 12वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 12वें नंबर का प्रश्न क्या है, तो भाषा विकास में सहयोग करने का वो कौन सा तरीका गलत है। देखिए, हम भाषा के विकास में ऐसा हम कौन सा प्रयोग करते हैं जो तरीका जो है गलत है। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, ठीक है। हम क्या करते हैं, बच्चे को कब कोई किसी प्रकरण के हम बात करते हैं तो उसे बिना टोके उस प्रकरण पर बात करना, या उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, या फिर उसके प्रयोगों के समर्थन करना, या भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध करना। तो इसमें से वो क्या हो सकता है ये आपको बताना है दोस्तों। इसका जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, बी, उसकी अपनी जो भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, जो 213 नंबर का प्रश्न है, कक्षा में शांति वातावरण तभी रहता है जब क्या होता है। आपने देखा होगा कि आपकी कक्षा कक्ष में कि शांति का वातावरण कब तक बना रहता है, इसमें दिया है जब। क्या कंडीशन लगाई हुई है, तो देखिए, या तो आपके कक्षा में ठोस अनुशासन हो, या फिर आपकी कक्षा में अध्यापक और छात्रों में परस्पर संयोग हो तब क्लास शांत हो, या फिर केवल छात्रों को सहयोग देना चाहिए, या फिर कहीं मनोरंजन कहानियां सुना के। तो इसमें क्या सही होना चाहिए, तो इसमें जो सही होना चाहिए वो आपका बी सही है, अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग होना चाहिए, ठीक है। जब छात्र और शिक्षक के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन है तो आपका जो कक्षा का वातावरण है वो बहुत शानदार तरीके से क्या हो सकता है, उसको संपादित किया जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके देख पा रहे होंगे, ये है आपका 214 नंबर का प्रश्न को हम देख रहे हैं। तो इसके अंदर जो देख रहे हैं, आपके विचार में विद्यालय में जो छात्रों के जो शैक्षिक भ्रमण का प्रबंधन करना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे क्या होता है। देखिए, हम क्या करते हैं, एजुकेशन टूर पे हम जब निकलते हैं तो उसका प्रबंधन आवश्यक होता है, क्यों करना आवश्यक होता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो उसके लिए क्या अभिभावक पसंद होते हैं, या आपके जो गार्जियन हैं, जो बच्चों के जो गार्जियन, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उसके पसंद चिन्ह हो जाते हैं। तो या फिर आपका बी है, छात्रों को कुछ दिनों विद्यालय से नहीं आना पड़ता है, कुछ दिन उसको विद्यालय से नहीं आना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पे वो क्या होता है, आपके एजुकेशन टूर पे वो रहते हैं। तो या फिर सी, आपके जो अध्यापक कुछ दिनों तक कक्ष में जिस प्रकार से शिक्षण कार्य से क्या होता है, अपने आप को मुक्त रखता है, या तो ये हो सकता है, या फिर छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने के अवसर यहाँ पर दिए जाते हैं। तो इसका क्या सही उत्तर हो ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो आपके जितने भी बच्चे समझ रहे हैं वो आंसर दीजिए जल्द से, ठीक है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं। चलिए, जो नहीं दे रहे हैं आप कर भी क्या सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने के अवसर यहाँ पर मिलते हैं।
देखिए, जब हम कहीं पर एजुकेशन टूर पर अगर हम निकलते हैं तो हम अगर नेचर के मध्य जा रहे हैं तो हमें प्रकृति को समझने का मौका मिलता है। प्रकृति किस प्रकार से है, किस प्रकार से वो अपना कार्य करती है, या फिर ये तो अगर हम कहीं पर अगर किसी म्यूजियम में जा रहे हैं, किसी साइंस पार्क में जा रहे हैं, कहीं साइंस म्यूजियम में जा रहे हैं, तो हमें समझने में बहुत ज़्यादा सरलता होती है कि साइंस कितना ज़्यादा डेवलप हो चुका है, क्या किस चीज़ से ये निर्मित हुआ है, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है और कहीं ना कहीं हम उससे जो ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे अवसर हमें बहुत कम मिलते हैं जिससे कि हम अपने ज्ञान को कहीं ना कहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप 215 नंबर का प्रश्न है। 215 का नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। जब हम निबंधात्मक परीक्षा की बात करते हैं तो वो क्यों नहीं विश्वसनीय नहीं होती, क्योंकि इसके परिणाम सदैव समान नहीं होते हैं, या फिर बी आपके इसके जांच की विधियां अलग अलग होती हैं, या सी इसके प्राय उत्तर भिन्न होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो डी दिया है या फिर ये, तो ए बी सी डी, इनमें से कौन सा आपको लगता है कि सही है। तो इसका जो मैं बात कहूँ, देखिए इसमें क्या होता है, इसके परिणाम सदैव, इसका आंसर ए सही है, इसके परिणाम सदैव क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं। हर बार जो निबंधात्मक जो परीक्षाएं होती हैं उनका परिणाम हमारे उम्मीद से भी क्या होते हैं, अलग होते हैं। जिस प्रकार से टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड सी टेट या यू टेट के जो प्रश्न आते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमने जो क्वेश्चन का आंसर जो दे के आ रखे हैं वही एकदम सही होगा। इसमें बहुत से बच्चे इसमें तर्क वितर्क करेंगे कि हाँ सर ये गलत कह रहे हैं, वो सही हो रहा है, तो आप अपने दृष्टिकोण से सही हो सकते हैं, मगर जहाँ पर जो प्रश्नों के जो उत्तर होंगे वो ही तो होंगे, आपके कहने से वो प्रश्नों के उत्तर बदल नहीं जाएंगे। मगर हमें लगता है कि हाँ वो प्रश्नों के उत्तर ये हो सकते हैं, तो ये चीज़ की जो गलतफहमी है, जो धारणा है, अपने दिल से निकालिए, यथार्थ में जीने की कोशिश कीजिए, प्रश्नों को पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये इसका उत्तर क्या हो सकता है, हर तरीके से उसे टटोलिए। ठीक है, इसका क्या है आपका ए, इसके परिणाम सदैव समान नहीं होते। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। बालक में आत्मविश्वास पैदा करता है, ठीक है, या फिर बालक को बुराइयों से बचाता है, या बालक को ज्ञान देता है, या फिर ये सभी। तो जितने भी बच्चे इसका डी आंसर लेके चल रहे हैं तो वो सभी सही है, ये सभी चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि 217 नंबर का प्रश्न है, आपके विचार में शिक्षा में हो रहे ह्रास को रोकने के लिए आवश्यक है। देखिए जो शिक्षा के अंतर्गत जो कमियां आ रही हैं, उन कमियों को कहीं ना कहीं रोकथाम करने के लिए क्या आवश्यक कार्य हमें करना चाहिए। तो विद्यालय में पुलिस की व्यवस्था करें, या फिर विद्यालय में खेल की जो समुचित व्यवस्था की जाए, या छात्र छात्राओं को गृह कार्य के प्रति अभिभावकों के को क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, या अध्यापक द्वारा नियमित कक्षा का शिक्षण कार्य को संपादित करना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, ठीक है, इस कंडीशन में तो क्या होना चाहिए, इसका डी उत्तर सही होना चाहिए, अध्यापक द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण कार्य को किया जाना चाहिए, जिससे कि जो छात्रों के अंतर्गत जो शिक्षा में ह्रास हो रहा है, कहीं ना कहीं उस कमी को कहीं ना कहीं दूर किया जा सकता है। ठीक है, उसमें कटौती की जा सकती है। अब देखिए 18वें नंबर का प्रश्न है कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन, जो उसका प्रारंभिक बचपन होता है बच्चे का, डेढ़ काल है, वो कौन सा काल है, वो कम महत्वपूर्ण काल होता है, या अहम महत्वपूर्ण होता है, या फिर अति संवेदनशील होता है, या निरपेक्ष होता है। तो ये क्या होता है, ये आपको मुझे बताना। देखिए दोस्तों, आपको मैं इसका जो सही आंसर बताऊं तो बहुत से लोग इसका जो भी आंसर समझ रहे होंगे, हमारी उम्मीद से ही अलग आंसर आता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, अति संवेदनशील होता है। क्या है, भाषा के विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन होता है वो अति संवेदनशील होता है। यहाँ पर अगर हम बच्चे को किसी भी भाषा का अगर ज्ञान या उसको बोध कराएं तो बच्चा क्या होता है, उस भाषा को कहीं ना कहीं अडॉप्ट करने की उसके अंदर जो क्या है जिज्ञासा और होती है। जब वो कंडीशन या वो एज चली जाती है तो बच्चा फिर अपने भाषा में जो दक्षता या निपुणता जो हासिल करता है वो नहीं हो पाता। तो इस चीज पर विशेष कर ध्यान दीजिए कि ये जो प्रारंभिक बचपन होता है वो अति संवेदनशील होता है। ठीक है,
देखिए 19वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं कि शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका विचार है। क्या है आपका विचार, ये बताना है। शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। शिक्षा एक ऐसी जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी भी ये बनाए, या फिर शिक्षा ऐसी जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांधे, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आप ये बताइए। ठीक है, मेन शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, आपका सर्वांगीण विकास करने की बात करता है, वो समाज का भी विकास करने की बात करता है, वो देश सभी का ये क्या करता है, विकास करने की बात करता है। तो कहीं ना कहीं ये सभी पॉइंट इसके एज इट इज सही हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर 220 नंबर का प्रश्न है, यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे। जितनी भी महिला हमारी जो बच्चियां हैं, तो अगर आपके घर वाले को आपका अध्यापक बनना पसंद नहीं है, अध्यापिका, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे। अध्यापिका बनने का विचार छोड़ देंगी, या घर वालों की कोई परवाह नहीं करेंगी, या अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील दोगी, या फिर अपनी जो इच्छा अनुसार कोई दूसरा व्यवसाय चुनेंगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, बहुत से बच्चियों के साथ ऐसा होता भी है। तो इस कंडीशन में क्या होगी, तो आप मुझे बता सकती हैं। कोई भी अगर बच्ची देख रही है तो इसका आंसर तो इतना तो आपका निजी फर्ज बनता है। अगर इस वीडियो को आप देख रही हैं तो ऑप्शन तो सेलेक्ट करके ये कमेंट सेक्शन में दे सकती है। इतना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको ABC टाइप करने में। तो दीजिए, चलिए मैं वेट कर रहा हूँ आपका, जितने भी ऑनलाइन देख रही हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने दिया है तो भी ठीक है, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी भला हो। ठीक है, अब देखिए इसका जो सही उत्तर है वो आपका सी है। जो बच्ची है जिसे अध्यापक बनने से रोका जा रहा है, उसको पसंद नहीं है, तो वो क्या करेगी, वो अध्यापन कार्य के पक्ष में क्या करेगी, दलील देंगी, अपने माँ बापों को समझाएंगी। ठीक है, अपने घर वालों को समझाएंगे कि जो शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं जाऊंगी तो मैं ये बच्चों का सर्वांगीण विकास करती हूँ, समाज में प्रतिष्ठित पद मिलेगा, और कहीं ना कहीं मेरे जो बच्चे पढ़ाए हुए बच्चे कहीं ना कहीं देश की नींव को मजबूत करेंगे। ये तमाम चीज़ें की दलील देकर आप अपने माँ बापों को क्या कर सकते हैं, मना सकते हैं। याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अगर मेरे द्वारा कोई ऐसी बातें आपको चुभ रही होंगी तो वो आपके भले के लिए ही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 221वें नंबर का प्रश्न है। ये कह रहे हैं पाठ्य में नैतिक शिक्षा के शामिल करने के विषय में आपका क्या विचार है। देखिए नैतिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो नैतिक शिक्षा का बल हम सभी को देना चाहिए। जितने भी बच्चे हैं उनके अंतर्गत सबसे सर्वप्रथम जो नैतिक शिक्षा का विकास होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। ये अगर आइए शुरुआत करते पहले तो यहाँ पर ए है आपके, यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है, इसका कोई लाभ नहीं हो सकता है, या फिर यह छात्रों पर एक बोझ मात्र है। नैतिक शिक्षा केवल पुस्तकों द्वारा नहीं दी जा सकती है। तो ये क्या कह रही है, तो इसका जो सही उत्तर आपको मैं बताऊं तो ये आपका ए है, छात्रों के चरित्र के विकास के लिए ये लाभकारी होते हैं। कहीं ना कहीं जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनको उनके जो आने वाला भविष्य है उस भविष्य के लिए उसका चरित्र के विकास बहुत अधिक लाभकारी होता है। याद रखिएगा। अब बात कर रहे हैं 22वें नंबर के प्रश्न। 22वें नंबर का प्रश्न क्या कर रहे हैं उसको भी आप देखिएगा तनिक। ये कह रहा है कि विशिष्ट बालक वह होते हैं जो, अब हम ऐसे बालकों की बात कर रहे हैं जो टैलेंटेड होते हैं। वो अगर हम कहें विशिष्ट मतलब वो कुछ खूबियां अपने आप में लिए रहते हैं तो उनको हम विशिष्ट श्रेणी में रखते हैं, कहें गॉड गिफ्ट जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे आंसर देने से पूर्व बता दें, तब तक मैं इन क्वेश्चन को आपके सामने रखता हूँ। देखिए शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट होता है, या मानसिक रूप से जो मानसिक रूप से औसत से विशिष्ट होता है, या सामाजिक रूप से औसत से विशिष्ट होता है, या मानसिक शारीरिक सामाजिक और संवेगात्मक रूप से क्या होता है, औसत से विशिष्ट होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। देखिए इसका जो सही उत्तर है, मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि सभी लोग डी की तरफ जिन्होंने आंसर दिया होगा वो डी की तरफ, मगर यही तो हमारे प्रश्नों का क्या है, मनन करना होता है कि इसका जो सही उत्तर है ए है, वो शारीरिक रूप से औसत से क्या होता है, विशिष्ट होता है। ठीक है, याद रखना।
जो बच्चा हो शारीरिक रूप से औसत से क्या होता है, विशिष्ट होता है वो बच्चा, ठीक है। विशिष्ट बच्चों की हम बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 23वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। 23वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब, वो नैतिक शिक्षा को तब ग्रहण करते हैं जब क्या होता है, शिक्षक स्वयं उसका आचरण करें या परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएं। तो नैतिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर दी जानी चाहिए या नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम में जोड़ देना चाहिए। तो इसमें क्या करना चाहिए ये आपको बताना है। जहाँ तक इस प्रश्न का उत्तर की बात है तो इसमें क्या होता है, परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्नों को सम्मिलित किया जाए तब ये जो बच्चा है वो नैतिक शिक्षा को ग्रहण कर सकता है, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 24वें नंबर का प्रश्न, आपके दृष्टि से छात्रों का अधिकतम विकास होगा। देखिए आपके आधार से अगर हम देखें, आपके दृष्टिकोण से देखते हैं तो जो छात्रों का अधिकतम विकास हो सकता है वो शारीरिक परिश्रम से होता है, मानसिक कार्यों से हो सकता है, अच्छे साहित्य से होता है, सांस्कृतिक गतिविधियों से हो सकता है। तो ये आपको बताएं। देखिए जो छात्र का जो विकास की अगर बात हमारे अपने दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो वो उसके किससे हो सकता है, वो आपके मानसिक कार्यों से हो सकता है। वो किस तरीके के कार्य कर रहे हैं मानसिक तौर पर, तो वो उससे उसका विकास हो सकता है। बहुत से लोग सांस्कृतिक गतिविधियों की तरफ जा रहे होंगे, मगर मैंने कहा ना कि ये प्रश्नों की जो श्रृंखला होती है वो हमारे प्रश्नों की हमारी उम्मीद से विपरीत ये होती है, ठीक है। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी थोड़ा समझने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। तो ये कह रहा है कि भय और दंड का जो प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है, इस कथन से आप क्या सहमत हैं? ये क्या है आपके दृष्टिकोण से? मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ या फिर आंशिक रूप से सहमत हूँ या अनिश्चित हूँ या फिर पूर्ण तरह से सहमत हूँ, इस कंडीशन में क्या होना चाहिए? तो जल्दी से आंसर दीजिए क्या है। तो अनुशासन, जब भय और दंड का जो प्रभाव बच्चों में अनुशासनहीन बना सकता है, तो इस कथन में क्या है? तो मैं आपको कहूँ तो ये मैं जो इसका सही उत्तर है अपने दृष्टिकोण से भी कह रहा हूँ कि ये पूर्ण तरह से इसमें सहमत है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए आपके विचार में शिक्षा क्या है? मेरे विचार में शिक्षा, आपके विचार में शिक्षा क्या है? आंसर देते जाइएगा आप अपने हिसाब से, जो बच्चे देख रहे हैं। तो सिर्फ साक्षर बनाने का साधन है या फिर एक राष्ट्रीय कर्तव्य है या फिर एक, अगर हम कहें, समाज सुधारक का साधन और माध्यम है या फिर मानव का क्या है, संस्कार रूपी आवरण है। तो ये क्या है, शिक्षा की हम बात करते हैं। तो जहाँ शिक्षा की अगर बात करते हैं तो समाज सुधार का साधन या माध्यम ये बनता है, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं हम समाज में कहीं ना कहीं नए बदलाव कर सकते हैं शिक्षा के माध्यम से, ठीक है। अब 23वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होंगे कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। क्या आवश्यक होता है? माध्यमिक शिक्षा के लिए या विद्यालय शिक्षक के लिए या फिर प्राथमिक शिक्षक के लिए या फिर सभी? तो इसका क्या हो सकता है? इसका सही आंसर दीजिए जल्दी से आप सभी लोग। देखिए इसका जो सही उत्तर है, मुझे जहाँ तक लग रहा है सभी बच्चे डी की तरफ जा रहे हैं। तो डी की तरफ ये नहीं कि या कहीं पर ही सभी दिया है तो वही सही होगा, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं होते हैं। ये भ्रमित करने के लिए ये चीज़ें दी जाती है। जब बाल मनोविज्ञान का अध्ययन के लिए सर्वाधिक आवश्यक है तो माध्यमिक शिक्षा के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। देखिए 28वें नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण है? ये बताना है आपको। कंप्यूटर है, आनुवंशिकता है, राजनीति दल है, परिवार है। तो क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है ये क्या है आपका? एक परिवार है, ठीक है। डी का जो ऑप्शन है वो एकदम सटीक सही है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? क्या सिखाना चाहिए ये आपको बताना है। ये कह रहा है लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करें या विपरीत परिस्थितियों में भी संयम और संतुलन न खोने का, इस प्रकार से उसे शिक्षा देनी चाहिए, या समय का सदुपयोग करना चाहिए, या फिर आपको कहें या सभी। तो इसमें क्या होना चाहिए? तो इस कंडीशन में जो प्रश्न होगा वो आपके सभी चीज़ें इसमें क्या है, सम्मिलित होंगी। तो इस प्रकार से ये नहीं कि सभी दिया है तो सभी सही होगा, तो ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है।
बहुत से बच्चों की आदत होती है कि जहाँ पर सभी दिया था हाँ ये ठीक होगा, ठीक है, इतना भी पागल नहीं होते हैं जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, ठीक है। अगर इतने बेवकूफ़ होते हैं तो वो आज कहीं और होते हैं, अगर आप जैसे होशियार होते तो आप उनकी जगह पे बैठे रहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके ख्याल में छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम वह है जो आपके विश्वास में सहायक हो, या छात्रों के स्तर के अनुभव के हो, या सामाजिक आवश्यकता को पूरा करे, या फिर सभी। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, अब इसमें बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। जो आंसर नहीं दे रहा है तो तत्काल इस वीडियो को यहाँ पर स्किप करके चले जाए, क्योंकि ऐसे बच्चों की हमें तो आवश्यकता नहीं है। आप अपने साथ भी धोखा कर रहे हैं, अपने माँ बापों के साथ भी धोखा कर रहे हैं। जो आने वाली जो एलटी की जो परीक्षा है उसमें भी आपका नकारात्मक प्रदर्शन होगा। तो इससे अच्छा है कि उसका ठीक रहा, ना आप पे फूटा, ना मेरे पे फूटे, ना आपके माँ बापों पे फूटे। ये स्वयं की जिम्मेदारी ये चीज़ें लेके चलिए कि आप जब आंसर ही नहीं दे पा रहे हो तो ऐसे बच्चों की क्या आवश्यकता है। आपको सिर्फ एक मोबाइल के कीपैड को सिर्फ ABCD करने में आपको इतनी अगर तकलीफ होती है तो पढ़ाई करना बंद कर दीजिए, ठीक है। देखिए आपके ख्याल में छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम वह है जो आपके विकास में सहायक हो सकते हैं, या छात्रों के स्तर के अनुरूप हो, या समाज की आवश्यकता को यह पूरा करे, या फिर ये सभी। तो क्या हो सकता है इसमें बताइए, ठीक है, जल्दी बताइए। बहुत से बच्चे वही जा रहे होंगे क्योंकि बुद्धि इतनी है कि वो आप सभी के लिए चल रहे होंगे, क्योंकि इसका जो सही उत्तर है वो आपके उनके विकास में सहायक हो, ठीक है। जो पाठ्यक्रम होता है, देखिए आपके ख्याल पे जो छात्रों का जो पाठ्यक्रम होता है उसके स्वांगीण विकास की बात करता है। उसके विकास में वो अपने जीवन में जो गोल को अचीव कर रहा है वो गोल अचीव हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये शिक्षा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है उससे बनने वाले प्रश्न जो उसकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके जो 31वें नंबर के प्रश्न, ये आपके जो टॉपिक दिए हुए हैं शिक्षण अभिरुचि से संबंधित जितने भी टॉपिक दिए हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान हो गया, या UGC हो गया, अलग अलग NEP हो गया, NEP 2020 के बाद जितने भी चीज़ें हैं उससे संबंधित ये प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर से निरंतर आगे को अगली वीडियो में मैं लेते हुए आऊँगा। तो अभी जैसे मैंने आपको लोगों को डांटा तो इससे बुरा न मत मानिएगा, ये आपके हितों के लिए है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं और यहाँ से जो अगली श्रृंखला हमारी जो प्रारंभ रहेगी वो कल अलग से वीडियो आपके सामने मैं लेके प्रस्तुत होऊंगा। चलिए इसको देख लेते हैं, जिसे भी आता है इसका आंसर दीजिए तत्काल। इसका आंसर कहीं भी क्वेश्चन पेपर में ना देखिए, अपने मन से अभी तक आपने पढ़ा क्या है इसका आंकलन स्वयं ये लग जाएगा कि आप कितना आता है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2000 से 2001 तक, 2000 से 2004 तक, 2004 से 5 तक, 2014 से 15 तक। तो ये आपको ये बताना है, कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, कल रात से या हमारी ऑनलाइन क्लासेज प्रारंभ होने जा रही हैं। जो बच्चा शिक्षण अभिरुचि से संबंधित क्लास अटेंड करना चाहता है वो गूगल मीट के माध्यम से आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप सभी के पास मेरा नंबर होगा, ठीक है। अगर जिस बच्चे के पास नहीं है 7055510737 पर आप कॉल कर सकते हैं। तो किस प्रकार से हम ज्वाइन हो सकते हैं उसकी संपूर्ण जानकारी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए जो बच्चे इससे लाभान्वित हो सके और आप भी अपनी परीक्षा में शानदार उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। तो इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। इससे आगे की श्रृंखला हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।